कौन से ऐसे देश हैं जिनके वीज़ा आसानी से इस वक्त मिल रहे हैं और कौन से ऐसे देश हैं जिनका रिफ्यूज़ल रेट ज़्यादा है? ऐसे क्वेश्चंस आपके द्वारा पूछे जा रहे हैं, कमेंट्स में हम नोटिस कर पा रहे थे। क्या वाकई में ऐसे देश हैं जिनके वीज़ा मिल रहे हैं आसानी से? हाँ, थोड़ा सा तो है ऐसा। और क्या वाकई में ऐसे देश हैं जिनके वीज़ा इस वक्त रिफ्यूज़ हो रहे हैं ज़्यादा क्वांटिटी में? ये भी सही है, ऐसा हो भी रहा है। तो अगर आप बाहर ट्रैवल करने वाले हैं और वीज़ा अप्लाई करने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगी, तो इसको एंड तक देखें। ना ही सिर्फ मैं आपको ये कंट्रीज़ बताने वाला हूँ, लेकिन इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ जो फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन आपके डिसाइड करेंगे अगर आप वीज़ा या इमिग्रेशन अप्लाई करने वाले हैं किसी भी कंट्री का। तो सबसे पहले ये जो ज्योमेट्री है वीज़ा अप्रूवल और रिफ्यूज़ल की, वो समझने से पहले कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो बहुत ही रिलेवेंट और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको समझनी होगी और वो मैं आपको भी समझाना चाह रहा हूँ। ये इन्फॉर्मेशन शायद आपको कहीं और किसी सोर्स में ना मिले। देर आर टू सिस्टम्स, एक होता है SIS और एक होता है VIS। SIS का मतलब होता है शेंगन इंफॉर्मेशन सिस्टम, एक होता है VIS यानी शेंगन वीज़ा इंफॉर्मेशन सिस्टम। आपने कई बार देखा होगा, कई बार ऐसा होता है अगर कोई एक कंट्री रिफ्यूज़ कर देती है वीज़ा तो उस पर्टिकुलर पर्सन के बाकी सभी कंट्रीज़ भी रिफ्यूज़ करती चली जाती हैं। आपने ये भी देखा होगा कि भाई कई बार किसी की प्रोफाइल में कुछ खास नहीं होता बट उनको वीज़ा मिलता है और बाकी कंट्रीज भी उनको वीज़ा देना शुरू कर देती हैं। तो ऐसा किस केसेस में होता है और ये क्यों होता है? ऐसे आपके मन में कई बार सवाल आते होंगे। तो आमतौर पे हम लक के ऊपर ये चीज़ छोड़ देते हैं कि नहीं, उसका किस्मत, उसका लक है, कई बार साथ दे जाता है, जो कि कुछ मायने में ठीक है, सच भी है, लेकिन उसका एक मेन ग्राउंड भी है। वो ग्राउंड होता है SIS और VIS। अगर कोई कैंडिडेट अपना वीज़ा अप्लाई करता है किसी भी शेंगन स्टेट का, तो SIS और VIS के थ्रू उसके सारे डॉक्यूमेंट बाकी शेंगन स्टेट्स भी एक्सेस कर सकते हैं। अब अगर किसी एक शेंगन स्टेट का उसने वीज़ा अप्लाई किया और उसमें काउंटरफीट डॉक्यूमेंट्स मिले या फिर ऐसी चीज़ें मिली जिसमें पब्लिक थ्रेट वाली बातें हो रही हैं, पब्लिक सिक्योरिटी वाली बातें हो रही हैं या नेशनल सिक्योरिटी वाली बातें हो रही हैं, तो उस केस में उनके पर्टिकुलर पासपोर्ट नंबर को, उनके केस को फ्लैग कर दिया जाता है, जिससे बाकी दूसरे स्टेट्स भी उनकी एप्लीकेशन को कंसीडर करना ऑलमोस्ट बंद कर देते हैं या फिर एक्चुअल में काफ़ी सख्त हो जाते हैं। बंद नहीं करते तो आप समझ लीजिए कि उनके ऊपर काफ़ी सख्त हो जाते हैं, तो उनका बाकी देशों में भी वीज़ा नहीं लगते फिर शेंगन स्टेट्स में अगर हम बात करें तो इसीलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप हमेशा देखिए, जितने भी आपने इस चैनल पे वीडियोस देखी होंगी, एक ये नीचे वीडियो के बॉटम में एक लाइन चलती रहती है हमारी हर वीडियो पे, उसकी स्टार्टिंग ही होती है ऑलवेज कैरी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वाला पॉइंट हर वीडियो में आपको दिखेगा इस चैनल पे। वो इसलिए होता है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके हमेशा जेन्युइन होने चाहिए, आपके पास होने चाहिए और उन्हीं की कॉपी आपको लगानी है। कोई भी काउंटरफीट डॉक्यूमेंट किसी के भी कहने पे नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि अगर आप SIS या VIS इन दोनों सिस्टम में से किसी भी एक सिस्टम में अपलोड हो गए जिसमें आपके पासपोर्ट नंबर को फ्लैग कर दिया, तो आप समझ जाइए कि नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी मिलनी बड़ी मुश्किल हो जाती है और बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये ग्राउंड रियलिटीज़ पहले आपको मैं समझाना चाह रहा था। आसान और मुश्किल की डेफिनेशन क्या है, तो मुश्किल की डेफिनेशन तो यही है कि अगर SIS वाले या इन सिस्टम्स में अपलोडिंग हो गई तो प्रॉब्लम हो जाती है, फिर मुश्किल ही रहता है। और आसान की डेफिनेशन यही है कि ट्रैवल हिस्ट्री हो जाती है, तो फिर प्रोफाइल अच्छी बन जाती है, तो आमतौर पे एक कंट्री, दो कंट्री के वीज़ा मिलने के बाद फिर कोई प्रॉब्लम नहीं रहती। अब वो देशों के बारे में समझने की कोशिश करते हैं जिनके अभी वीज़ा आ रहे हैं। ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा था बिकॉज इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको जाननी ज़रूरी है। तो इस वक्त जो वीज़ा थोड़े से टफ है, अगर हम शेंगन स्टेट्स की बात करें तो सबसे टॉप पे हम नीदरलैंड्स को इस वक्त कंसिडर कर रहे हैं। उनका वीज़ा थोड़ा सा टफ चल रहा है। स्वीडन है, उनका थोड़ा सा वीज़ा इस वक्त टफ चल रहा है, थोड़ा रिफ्यूज़ल रेट उसमें नोटिस किया गया है थोड़ा सा हायर। ऐसा नहीं कि वीज़ा बिल्कुल नहीं मिल रहे, आ रहे हैं बट कम आ रहे हैं। और ग्रीस है, उनका भी थोड़ा सा इस वक्त सिनेरियो टफ चल रहा है। ये तो है वो स्टेट्स जो रेगुलर शेंगन स्टेट्स हैं। अब मैं आपको वो स्टेट्स बताना चाहता हूँ जहाँ के वीज़ा सबसे ज़्यादा टफ है। वो है पोलैंड का शॉर्ट स्टे C कैटेगरीज में टूरिस्ट वीज़ाज, ये सबसे टफ है इस वक्त। इसके साथ साथ स्लोवाकिया, उनके वीज़ा बहुत टफ है इस वक्त। तो अभी आप वीज़ा लगाने की गलती ना करें। टाइम अप्रैल मई का बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा था। बहुत लोगों को उस वक्त वीज़ा मिलेंगे क्योंकि उस वक्त वो ओपन हुए थे, उन्होंने अपॉइंटमेंट देनी शुरू की थी। तो अभी दे आर वेरी टफ, राइट। थर्ड मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ लिस्ट में हंगरी को। हंगरी को भी इस वक्त आप कंसिडर ना करें अनलेस आपका जाना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हंगरी का भी इस वक्त थोड़ा सा टफ है जो वीज़ा मिलना, बट ऐसा नहीं, मैं अगेन आई एम रिपीटिंग, लोगों को मिल भी रहे हैं बट थोड़ा सा कम मिल रहे हैं।
अब इन 3 देशों में एक कॉमन है, जो पहले 3 देश बताए जो हमने डिस्कस करा, स्वीडन, नीदरलैंड्स, ग्रीस, उसके अलावा हमने ये 3 देश बताए, इन तीनों में क्या कॉमन है, यानी पोलैंड, स्लोवाकिया और हंगरी में तीनों के तीनों यूक्रेन के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। अगर आप जियोपॉलिटिकल नॉलेज रखेंगे तो आपको समझ में आएगा, वहाँ पे इस वक्त क्राइसिस चल रहा है, वॉर की वजह से नहीं वीज़ा टफ हो रहे हैं। ऐसा मत सोचें कि वॉर है तो वीज़ा टफ, वॉर तो चलती रहती है कहीं ना कहीं, वॉर की वजह से नहीं है। सिनेरियो इज़ डिफ़िकल्ट कि वहाँ पे एक्चुअल में रिसेंटली वॉर जो है ईस्टर्न यूक्रेन से शिफ्ट होती हुई वेस्टर्न यूक्रेन में दिखाई दे रही है। वहाँ पर भी रिसेंटली काफ़ी फायरिंग हुई है, काफ़ी बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं, मिसाइल वगैरह दागी गई है। तो वो सारे एरिया जो है वो इन देशों के आसपास ही हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे इस वक्त इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है बॉर्डर एरियाज़ पे। तो ऐसे टफ सिचुएशन पे टूरिज़्म जो होता है उस बैकफुट पे चला जाता है, सेकेंडरी ऑप्शन पे चला जाता है उस देश की मैनेजमेंट के लिए, कंट्री के लिए, और गवर्नमेंट का मेन फोकस रह जाता है सिक्योरिटी के ऊपर। तो इसलिए थोड़ा सा इन कंट्रीज़ को फॉर द टाइम बिंग अवॉइड किया जा सकता है। जैसे ही चीज़ें नॉर्मल होती हैं थोड़े बहुत दिनों में ही हो जाएंगी होपफुली, और फिर आप महीने 2 महीने के बाद आराम से इन कंट्रीज़ में वीज़ा लगाएं, देखिए आपका वीज़ा मिलने के चांसेस नेचुरली सबसे हाई रहेंगे। दूसरा, अब जिन कंट्री से, चलो ये तो मुश्किल थे, आसान कौन कौन से देश हैं। आसान की डेफिनेशन कोई भी नहीं होती, देखा जाए तो मुश्किल की भी डेफिनेशन नहीं होती। प्रोफाइल अच्छी है वीज़ा मिलते हैं, नहीं अच्छी है तो डिनाई होते हैं, राइट। बट फिर भी अभी कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जो थोड़ी सी रिलैक्सड हैं, जिनको आप इस वक्त कंसिडर कर सकते हैं। तो इस लिस्ट में नंबर 1 पे जो फॉर द टाइम बिंग, ओनली फॉर द टाइम बिंग है, वो है स्पेन। जब तक आप वीडियो देखें हो सकता है तब तक स्पेन का माहौल चेंज हो जाए और उस वक्त तो टफ हो जाए, इसलिए हमेशा अपडेटेड रहना चाहिए कि जब आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं उस वक्त कौन सा आसान है। तो अभी एज ऑफ नाउ की अगर हम बात करें 14 अक्टूबर की बात करें तो दीज डेज स्पेन है, स्पेन के साथ साथ ही स्विट्ज़रलैंड है, आप समझ लीजिए। इनके साथ ही चेक रिपब्लिक और ऑस्ट्रिया। ये बड़ी हैरानी होगी आपको समझ के कि चेक रिपब्लिक और ऑस्ट्रिया विच हैज़ बिन अ टफ कंट्रीज रिलेटिवली, वो इस वक्त आसान कैसे हैं। यूजुअली थोड़ा सा टूरिस्ट इनफ्लो वहाँ पे कम है, तो उसको बूस्ट करने के लिए थोड़े से रिलैक्सड है वो। ऐसा नहीं कि वीज़ा सभी को मिल रहा है, ऐसा नहीं, डिनाई भी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, बट थोड़े से रिलैक्सड है, ऐसा नोटिस किया जा रहा है। फ्रांस जो पहले वीज़ा दे ही नहीं रहा था, एडमेंट हो गया था, मैंने नहीं देना, राइट, तो अब वो देने लगे हैं, फ्रांस के वीज़ा आने लगे हैं, तो लोगों को फ्रांस के वीज़ा भी मिल रहे हैं। तो ये कंट्रीज़ हैं जो रिलेटिवली शेंगन एरिया में आसान है। अगर शेंगन से बाहर की बात करें तो यूके का सक्सेस रेट ठीक ठाक है, मतलब कि मैं अगस्त सितंबर का बिल्कुल बेस्ट जो चल रहा था वो नहीं कहूँगा कि इतना बेस्ट है, बट फिर भी काफ़ी बेटर है। और ऑस्ट्रेलिया फॉर द टाइम बिंग टफ होता जा रहा है थोड़ा सा, क्योंकि वर्ल्ड कप की जितनी बुकिंग्स हैं उनके बाद की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा वीज़ा मिलने के चांसेस टफ हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि इंडिविजुअल प्रोफाइल कैसी है। ऑस्ट्रेलिया का बहुत अच्छा सीज़न रहा है, जून, जुलाई, अगस्त, इनफैक्ट सितंबर स्टार्टिंग तक भी बहुत ही बढ़िया रहा है, मिड ऑफ सितंबर तक भी अच्छा रहा है। बट अक्टूबर में थोड़े से वो टफ़ हो रहे हैं, थोड़े से वीज़ा तो आ रहे हैं, ऐसी बात नहीं, बट थोड़े टफ़ हो रहे हैं। तो वी एनालाइज़ के आने वाले दिनों में थोड़ा सा और टफ़ हो सकते हैं। बट फॉर द टाइमिंग अगर आप ऑस्ट्रेलिया कंसिडर कर रहे हैं, मेक श्योर आपकी प्रोफाइल एकदम ठीक हो, बैलेंस वगैरह आपने मेंटेन करा हुआ हो, और लास्ट मोमेंट की डिपॉजिट्स वगैरह ना हो, टैक्स रिटर्न्स वगैरह आपकी प्रॉपर्ली फाइल्ड हो। मतलब कहने का मतलब है आपकी फ़ाइल में कमी ना हो, क्योंकि छोटी मोटी कमियाँ जब फ्लो अच्छा चलता है तो नज़रअंदाज हो जाती हैं, लेकिन जब फ्लो थोड़ा सा हिलता है तो छोटी मोटी गलतियाँ भी मैटर करना शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, आपके मन में यूएस और कनाडा के भी क्वेश्चंस आ रहे होंगे, तो यूएस और कनाडा का ये है, यूएस तो भी ओपन होने वाला है, लेट्स से कब तक होता है। और कनाडा में टूरिस्ट वीज़ा हमेशा ऐसे ही रहेगा, यानी थोड़ा सा टफ की सिचुएशन पे रहेगा, वो बहुत आसानी से नहीं मिलते हैं, क्योंकि कनाडा के काउंसलेट का सोचना ही अलग है। अब कनाडा के काउंसलेट किस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं वो बड़ी सॉफ्टवेयर बेस्ड होती है, वो जैसे बाकी काउंसलेट्स करते हैं वैसे नहीं है, वो मैं आपको किसी और वीडियो में अच्छे से समझाऊँगा। जापान रिसेंटली ओपन हो रहा है और हो चुका है, बेसिकली अपॉइंटमेंट्स मिलनी शुरू हो गई हैं और 2-4 दिनों में सबमिशन शुरू हो जाएगी। तो सबमिशन के बाद इट इज़ एक्सपेक्टेड कि अगर आपकी प्रोफाइल ठीक है तो जापान की वीज़ा मिलने के चांसेस आर गुड, आप कंसिडर कर सकते हैं। तो क्या मैं जापान को फॉर द टाइम बिंग ईजी कंट्री में काउंट करूं? बिल्कुल, फॉर द टाइम बिंग ईजी कंट्री में काउंट होएगा। आगे जाके सिनेरियो जब इसके रिलीज़ होंगे तो सिनेरियोज क्या कहते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन दे पाऊँगा। साउथ कोरिया ने काफ़ी वीज़ा दिए थे, बट राइट नाउ जो है उसके वीज़ा मिलने का रेशियो थोड़ा सा डाउन हुआ है, तो इस वक्त रिफ्यूज़ल आने शुरू हो रहे हैं। तो इस वक्त नहीं, मतलब थोड़े से दिन हो गए, तो दे हैव बीन अ लिटिल स्ट्रिक्ट टुवर्ड्स गिविंग द वीज़ा। तो आप अगेन प्रोफाइल को रीचेक करके अप्लाई करें। और इसके अलावा आप न्यूजीलैंड को देख सकते हैं। न्यूजीलैंड का ठीक है, जैसा अभी ऑस्ट्रेलिया का चल रहा है ऑलमोस्ट वैसा ही न्यूजीलैंड का है। दे आर नाइदर वेरी स्ट्रिक्ट नॉर वेरी ईजी,
ठीक है, मिल रहे हैं और रिफ्यूज़ भी हो रहे हैं लोगों की, ऐसी बात नहीं है। इसके अलावा और भी कंट्रीज़ हैं जो ओपन हुई, खासतौर से आपके चाइना से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस हैं। अनफॉर्चुनेटली चाइना के लिए मेरे पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अभी आपको देने के लिए नहीं है। इसके ऊपर अभी हम लोग खुद रिसर्च पे लगे हुए हैं, डिटेल्स निकालने के लिए लगे हुए हैं। यहाँ पे द ओनली प्रॉब्लम फैक्टर है चाइनीज़ एम्बेसी की तरफ से कॉन्क्रीट रिप्लाई नहीं आते ईमेल्स के, जब उनको सेंड करते हैं। तो वी आर ट्राइंग टू गैदर मोर इन्फॉर्मेशन और उसके ऊपर आके आपको जल्दी इन्फॉर्मेशन देंगे। तो फॉर द टाइम बिंग आई रियली होप कि ये डिटेल्स आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगी। अपना समय देने के लिए धन्यवाद। अपना ध्यान रखें। बाय बाय।